शॉकिंग हैं। तो यहाँ दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि जिस कंपनी ने देश के सबसे बड़े डैम और एक्सप्रेसवे बनाए वो कंगाल कैसे हो गई, और दूसरा, आज भी इसके बचे खुचे टुकड़ों के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स क्यों लड़ रहे हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक सपने से हुई थी, एक इंजीनियर के सपने से। तो इस कहानी के हीरो हैं जयप्रकाश गौड़। 1930 में यूपी के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और उन्हें एक सेफ सरकारी नौकरी भी मिल गई यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन वो एक सिक्योर लाइफ के लिए नहीं बने थे। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और कॉन्ट्रैक्टिंग के रिस्क से भरे बिजनेस में उतरने का फैसला कर लिया। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 1967 में, रिहंद डैम प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल था, इतना रिस्की कि कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर इसे छूने को तैयार नहीं था। लेकिन जेपी साहब ने न सिर्फ ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, बल्कि उसे टाइम से पहले पूरा भी कर दिया। बस इसी एक प्रोजेक्ट ने पूरी इंडस्ट्री में उनका नाम बना दिया और यहीं से शुरू हुई जेपी एसोसिएट्स की कहानी। और इसके बाद तो आया जेपी ग्रुप के डोमिनेशन का जमाना। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। देखिए, उनकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इतने बड़े थे कि उन्हें सीमेंट की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने खुद ही सीमेंट बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जेपी सीमेंट इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया, अल्ट्राटेक और एसीसी जैसों को टक्कर देते हुए। सीमेंट के बाद बारी आई हॉस्पिटैलिटी की। दिल्ली, आगरा, मसूरी, इन जगहों पर जो उनके होटल्स बने ना, वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, वो जेपी ग्रुप की पावर और लग्जरी का सिंबल बन गए थे। मतलब उनकी ब्रांड वैल्यू का जीता जागता प्रूफ। फिर वो उतरे रियल एस्टेट में और यहाँ उन्होंने बनाया यमुना एक्सप्रेसवे जैसा लैंडमार्क प्रोजेक्ट। अब इस एक प्रोजेक्ट के बदले में सरकार से उन्हें मिली नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पास हजारों एकड़ जमीन, और इस जमीन पर देखा गया एक बहुत बड़ा सपना, जेपी विश टाउन जैसी पूरी की पूरी टाउनशिप बसाने का। यही नहीं, जेपी ग्रुप ने पावर सेक्टर में भी अपना दबदबा बनाया। जेपी पावर वेंचर्स के थ्रू थर्मल, हाइड्रो, विंड, हर तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएं। वो देश की पावर नीड्स को पूरा करने वाले एक मेजर प्लेयर बन चुके थे। जरा सोचिए, 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे, फॉर्मूला 1 के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, सरदार सरोवर और टिहरी जैसे विशाल डैम। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये एक ऐलान था कि जेपी ग्रुप इज अनस्टॉपेबल। वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुके। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे फाउंडर जयप्रकाश गौड़ डे टू डे ऑपरेशन से दूर हुए, कंपनी में एक नई एग्रेसिव सोच ने जगह ले ली। सोच ये थी, एक्सपेंशन एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर बस फैलते जाओ। और ये पूरा एक्सपेंशन पूरी तरह से कर्ज पर टिका हुआ था, और यहीं से इस एम्पायर के पतन की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि आखिर गलती हुई कहाँ? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, पावर, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में एक साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए। दूसरा, इन सब के लिए बैंक से भारी भरकम लोन लिया गया। भाई, नाम जेपी का था तो बैंक भी खुशी खुशी पैसा दे रहे थे। तीसरा, F1 ट्रैक हो या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, उनसे उतनी कमाई नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंपनी अपना लोन नहीं चुका पाई और एनपीए क्राइसिस में फंस गई। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एक ऐसा लोन जो बैंक के लिए डेड वेट बन चुका है। और कर्ज का ये जाल ये इतना बड़ा हो गया कि इसने पूरे साम्राज्य को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक वक्त पर जेपी ग्रुप पर कितना कर्ज था? लगभग 57,000 करोड़ रुपए। 57,000 करोड़ रुपीस। अंदाजा लगाइए, ये रकम इंडिया के कई छोटे स्टेट्स के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। इतने बड़े बोझ के नीचे पूरा का पूरा एम्पायर दब कर रह गया। और फिर शुरू हुआ एक एक करके अपने सबसे कीमती एसेट्स को बेचने का सिलसिला। वो सीमेंट प्लांट्स जो कभी उनकी शान थे, उन्हें अल्ट्राटेक और डालमिया भारत को बेचना पड़ा। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जिंदल ग्रुप के पास चले गए। और तो और जेपी इंफ्राटेक के करीब 20,000 अधूरे फ्लैट्स का मामला एनसीएलटी पहुंच गया, जहां सुरक्षा ग्रुप ने उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। मतलब एक एम्पायर को लिटरली टुकड़ों में बिकते हुए देखा गया। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। अगर सब कुछ बिक ही गया तो फिर इसमें ऐसा क्या बचा है जिसके लिए आज भी होड़ मची है? और यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर इस दिवालिया हो चुकी कंपनी में ऐसा कौन सा छिपा हुआ खजाना है जिसे पाने के लिए अडानी और वेदांता जैसे बड़े प्लेयर्स लाइन में लगे हैं।
इसका जवाब छिपा है उन एसेट्स में जो आज भी जेपी ग्रुप के पास है। पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर सीमेंट और लाइमस्टोन के माइनिंग लाइसेंस, जिनकी कीमत आज मार्केट में कोई नहीं लगा सकता। दूसरा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास हजारों एकड़ प्राइम लैंड। तीसरा, दिल्ली और आगरा जैसे प्राइम टूरिस्ट सिटीज में लग्जरी होटल्स। और सबसे बड़ा खजाना, यमुना एक्सप्रेसवे से सालों साल तक टोल कलेक्ट करने का अधिकार। तो मतलब जो कंपनी बाहर से बैंकरप्ट दिखती है, वो अंदर से आज भी एक सोने की खान है। तो अभी की सिचुएशन क्या है? जेपी इंफ्राटेक के जो अधूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो सुरक्षा ग्रुप को मिल गए हैं, और जो बची खुची जेपी एसोसिएट्स है, उसके कीमती एसेट्स के लिए अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप सबसे आगे चल रही है। बस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। तो आखिर में जेपी ग्रुप की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा